हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके सामने अवेलेबल हैं या प्रस्तुत करते हैं आज का जो टॉपिक है। सॉरी, एक वर्ड गलत बोल दिया, अवेलेबल और मतलब जो आज की प्रेजेंटेशन है, वो जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर है, ये क्लास 9th में भी रहता है और क्लास 11th में भी है। और इस चैप्टर में आपको कुछ शेल्स के बारे में जानने को मिलेगा, एस शेल, पी शेल, डी, एफ। तो इसका हम सेपरेट चैप्टर भी बना के आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एक ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है जो कि आपको क्लास 9th और क्लास 11th में हेल्प करेगा। तो देखिए इस चैप्टर का मतलब क्या है। जैसे कि अभी हमने एक लास्ट वीडियो में देखा था जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एलिमेंट्स की बात करी थी जो कि एक ही टाइप के मटेरियल के बने होते हैं। और एग्जांपल में आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लेते हैं। तो हमारी धरती पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इन सबको एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिस्ट को ने इसी बात को सोचा और उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को जितने भी अवेलेबल है, अभी तक 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, सबको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जिसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोला जाता है। तो इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में ग्रुप्स और पीरियड्स के हिसाब से एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। हर एक ग्रुप का एक नाम है और उनका अगर आप एक एलिमेंट के फीचर को जानते हैं तो अब बाकी एलिमेंट्स भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब उसी अकॉर्डिंग के सबको एक दूसरे के आसपास रखा गया है, ठीक है। तो देखिए जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर ज़्यादा एलिमेंट्स थे नहीं, ठीक है। और 118 एलिमेंट्स फ़िलहाल हैं जिनको हम पढ़ रहे होते हैं। तो पहले तो कुछ ही एलिमेंट्स थे तो उनको याद करना बहुत आसान होता था, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी याद करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ढूंढना शुरू किया, साइंटिस्ट ने ढूंढना शुरू किया और सबको एक साथ पढ़ना मुश्किल हो गया। इसीलिए डिसाइड किया गया कि हम इनको ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करके बनाएंगे, टेबल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले किसने सोचा और क्या क्या चेंजेस आए। तो डोबेनर ट्राइड नाम के एक सिस्टम आया था 1817 में। 1817 में जॉन वॉल्फगैंग डोबेनर मैंने इनकी इमेज भी शेयर की है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया कि वो एलिमेंट्स को अरेंज करके दिखाएंगे और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट उनको एक ग्रुप में कर देंगे और जो अलग है उनको अलग करेंगे, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ग्रुप बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने कहा ट्रायड, ठीक है। तो डॉबेनर ने कैसे शो किया, जब उन्होंने कहा कि जो 3 एलिमेंट का जो ग्रुप है, जब हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज करते हैं, तो जो मिडल एलिमेंट है, जैसे कि अभी नीचे एग्जांपल भी है, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो ऊपर और नीचे वाले का एवरेज है। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो उन्होंने कहा जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो कैसे निकालेंगे, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज जब हम निकालेंगे तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मास आ जाएगा, जैसे कि आगे प्रेजेंट भी किया गया है। एवरेज एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का निकालेंगे तो मिडल वाले का आ जाएगा। तो डोबेनर ने इस ट्राइड सिस्टम को लेके आए उस टाइम पर, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। सारे एलिमेंट्स इस तरह के ट्राइड वाले सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति आए जिनका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेविस। जॉन न्यूलैंड नाम के एक व्यक्ति आए 1866 में। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज किया और इन्होंने पाया जब हम 1 से लेकर 8 तक अरेंज कर रहे हैं तो जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करती है। तो इन्होंने इस तरह के पैटर्न को जब बनाया तो उसको उन्होंने नाम दिया ऑक्टेविस। और ये हमारे हिसाब से जो हमारा म्यूज़िक का सिस्टम है, जिसमें हम गाते हैं ना सा रे गा मा प धा नी, और जब सा बोलते हैं तो देखो पहला एलिमेंट ही आ जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने इस अपने सिस्टम को प्रेजेंट किया था कि हम इस तरीके से करेंगे। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेविस कहा गया और ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेविस के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने भी एक नॉर्मल टेबल बनाई थी। तो न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट जिनके सेम स्लॉट थे उनको एक साथ अरेंज किया और जो अनलाइक थे, जिनके सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, उनको अलग अरेंज कर दिया, ठीक। अब देखिए अरेंज तो कर रहे थे लेकिन सब में के साथ दिक्कत भी थी इनके टेबल्स में, नहीं तो ये रिजेक्ट नहीं होती।
कोबाल्ट और जो निकल थे उनके सेम स्लॉट थे, तो उनको सेम कॉलम में ही रख दिया गया, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जिनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनको अलग स्लॉट में रखा गया, इन लोगों से अलग स्लॉट में रखा गया। आयरन जो कि कोबाल्ट और निकल से रिसेंबल कर रहा था, तो उसको भी दूर रख दिया उन लोगों ने। एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवेज वर्क वेल, जैसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवेज जो रूल आया था वो लाइटर एलिमेंट्स के साथ अच्छा था, लेकिन हैवी एलिमेंट्स के लिए ये लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा था। उसके बाद लिमिटेशन क्यों फेल हुआ, दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ये लॉ चल पाया था। कैल्शियम के बाद हर एक एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा था। न्यूलैंड ने एज्यूम किया था कि 56 एलिमेंट्स ही अभी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और आगे कोई ढूंढा नहीं जाएगा, कोई डिस्कवर नहीं किया जाएगा, तो कोई एलिमेंट्स आएगा नहीं। तो जब एलिमेंट्स ढूंढे जाने लगे तो उनकी प्रॉपर्टी ऐसे मैच नहीं कर रही थी जैसे उन्होंने कहा था, इसलिए ये भी लॉ जो है फेल हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक है एटमिक वॉल्यूम कर्व क्या होता है। तो 1864 से 1817 में लूथर मेयर नाम के एक आदमी थे जिन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, जिन्होंने उसमें एटमिक वेट और एटमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाया था, जिसको उन्होंने एटमिक वॉल्यूम कर्व कहा था। तो उन्होंने पाया था कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर पोजीशन ग्राफ में ले रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है तो ग्राफ में भी उनकी पोजीशन सेम होगी। ठीक है, अब है मैंडली पीरियोडिक टेबल। देखिए अभी तक जितने भी सिस्टम आ रहे हैं या मैंडली पीरियोडिक टेबल भी आई, तो ये सब लोग एटमिक मासेस के बेसिस पर चल रहे थे। मैंडली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ढंग से टेबुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया था, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था। तो डिमिट्री इवानोविच मेंडलेव थे, जो कि मैंने इनका नाम अगर गलती से लिया हो तो प्लीज़ माफ़ करिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट का कंट्रीब्यूशन रहा पीरियोडिक टेबल को बनाने में। उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स जाने जाते थे, और मेंडलीव ने एक लॉ दिया जिसको मेंडली पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटमिक मास पर, मतलब जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटमिक मास पर डिपेंड करती हैं। मेंडली पीरियोडिक लॉ को पब्लिश किया गया था जर्मन जर्नल में 1872 में, और इन द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड इन टॉप ऑफ कॉलम लेटर आर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। और आर वर्ड का यूज़ किया गया है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप में। ठीक है, फीचर क्या थे, क्या स्पेशल बात थी, इनके जो टेबल लेके आए थे, इनके टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको इन्होंने ग्रुप कहा, और 6 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको इन्होंने पीरियड कहा। डिस्कवरी ऑफ न्यू एनिमल इन दिस टेबल मेंडलीव लेफ्ट, और इन्होंने अपने टेबल में थोड़ा थोड़ा गैप भी छोड़ा था। किसके लिए छोड़ा, जो नए एलिमेंट ढूंढे जाएंगे उनके लिए छोड़ दिया, कि उनको जब वो ढूंढ लिए जाएंगे उनको इसमें भर देंगे। इन्होंने कहा था कि जो एटमिक मास और प्रॉपर्टी होती है कुछ एलिमेंट्स की, अभी तक उन्हें नहीं पता है, और उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को मतलब अभी उनको पता नहीं था, तो उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को नाम दे दिया इका और दिवा, ट्राई, ऐसे नाम दिए थे टू द नेम ऑफ प्रेजेंटिंग सिमिलर एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। ठीक है, इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, विच आफ्टर देयर डिस्कवरी वर नेम एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। मतलब ये वो लोग थे जो, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम का डिस्कवरी बाद में हुआ, तो उनको इसके बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने इसका नाम कैसे दिया था, इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, ऐसा नाम दे दिया था। ठीक है, इका एल्यूमिनियम जिन्होंने नाम दिया, और गैलियम जो है इसमें क्या सिमिलैरिटी थी, इनका देखो एटमिक मास उसका 68 है, गैलियम का 69.7 है। फार्मूला ऑफ ऑक्साइड का देखिए E2O3 और वहाँ पे Ga2O3 है, तो सिमिलैरिटी थी। फार्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 है और GaCl3 है। तो इस बेसिस पे उन्होंने नाम दिया कि जो आगे ढूंढे जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी ही होंगी, लेकिन उनका नाम प्रॉपर नाम इन्होंने नहीं दिया था, बाद के जो लोग आए उन्होंने नाम दिया। ठीक है, सिस्टम और भी चीज़ें हैं जो इन्होंने करी थी। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने सबसे पहले बात करी सिस्टमेटिक स्टडी की, कि हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की उनकी सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू ग्रुप द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर एट सम प्लेस, मतलब जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी उनको सेम रख दिया। और मेंडलीव ने क्या किया, जो
थोड़े से ग्रेटर एटॉमिक मास के हैं और जो लोअर एटॉमिक मास के हैं उनको अलग रखा। नोबल गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन वर डिस्कवर वेरी लेट, उस टाइम तक इनकी डिस्कवरी हुई नहीं थी, इसलिए और ये इनर्ट थे तो इनको लो कंसनट्रेशन में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे तो उस टाइम इनका पता नहीं था। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल वॉज दैट when these gases were discovered they could be placed in new group without disturbing the existing order। इसका मतलब है मैनली पीरियोडिक टेबल का एक अच्छा प्रॉफिट ये हुआ कि जब नई गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उनके लिए जगह छोड़ी गई थी, तो उनको हम उसमें रख सकते थे बिना ऑर्डर को डिस्टर्ब किए, मतलब आसपास के एलिमेंट्स को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके ऑर्डर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंडलिव ने ये जगह छोड़ रखी थी नई गैसेस के लिए। और इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी उस टाइम पर हुई नहीं थी, मतलब किसी ने कहा नहीं, क्योंकि उस टाइम पर ये बड़े लो कंसनट्रेशन में एनवायरमेंट में प्रेजेंट थे, तो मैनलिव के टेबल पर नोबल गैसेस नहीं थे। अब लिमिटेशन क्या रही, एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर बड़ा विवाद रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हाइड्रोजन का था वो अल्कलाई मेटल से मैच कर रहा था। मोरेवर इट कंबाइन विद, लेकिन वो हेलोजन के साथ भी कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ भी होता है, सल्फर के साथ भी होता है, और सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स भी देता है, जैसे कि वो अल्कलाई मेटल के साथ देता है HCl, NaCl, H2O, Na2O ऐसे। तो जस्ट लाइक हेलोजन इट एक्सिस्ट एज अ डाईएटमिक फॉर्म, हेलोजन की तरह डाईएटमिक फॉर्म में भी रहता है और वो मेटल के साथ भी कंबाइन होता है, नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी टेबल में कि उसको किस पोजीशन पर रखें। तो मैनलिव पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, उसको अल्कलाई मेटल के साथ उन्होंने रख दिया। अब आइसोटोप्स की पोजीशन, आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है लेकिन इनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। तो मैनलिव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए भी कोई जगह नहीं थी। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इनके एटॉमिक मास 35 और 37 है, लेकिन दोनों क्लोरीन ही है। तो जो इनके दोनों आइसोटोप के पोजीशन थे वो एक साथ नहीं थे, उनका कोई मतलब जगह नहीं था और ना ही एक्सप्लेन किया गया कि कैसे रखना है। अनसर्टेनिटी इन एटॉमिक मासेस, दूसरी प्रॉब्लम ये निकल के आई, मतलब ऐसे दो आ गई हैं, दो प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तीसरी ये थी कि जो एटॉमिक मासेस थे डो नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम, जैसे कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्रीज़ ही करेगी, कहीं पर वो घट भी रही थी, तो वो अरेंजमेंट सही नहीं था, इसलिए पॉसिबल नहीं था प्रेडिक्ट करना कि कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे, किस हिसाब से अरेंजमेंट होगा। अब आगे था प्लेसिंग ऑफ हैवियर एलिमेंट बिफोर द लाइटर वन। इन्होंने क्या किया, जो हैवी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है उनको लाइटर एलिमेंट्स के पहले रख दिया। जैसे कि इन्होंने फॉर एग्जांपल आर्गन का 39.9 है तो उसको पोटेशियम के पहले रखा, और पोटेशियम का 39.1 है, ठीक है। कोबाल्ट का 58.9 है तो उसको निकल के पहले रख दिया, और टेलीरियम को आयोडीन के पहले रखा। तो ये एक गलती थी इनके पीरियोडिक टेबल में, तो इसी वजह से ये रिजेक्ट हुई। लेकिन इन्होंने बहुत हद तक एक आइडिया दे दिया था कि किस तरीके से हमें करना है। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई वो हेनरी मोस्ले नाम के आदमी थे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेकर आए, और इन्होंने एक चीज़ नई जो करी इसमें कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल को अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाया, एटॉमिक मास के बेसिस पर नहीं बनाया। और इस बेसिस पर इन्होंने मैनलिव पीरियोडिक टेबल, जैसे मैनलिव पीरियोडिक लॉ आया था ना, वैसे ही एक लॉ दिया कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की हैं आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी, और इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है, ठीक है। जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो जो टेबल हमारे पास आती है उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टेबल टेबल है ये, और अभी तक हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या थे, देखिए इसमें भी ग्रुप हैं, पीरियड है। इस टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप कहा गया, और 7 हॉरिजॉन्टल रो जिनको हमने पीरियड कहा। ग्रुप के फीचर क्या थे, तो ग्रुप जो थे वो सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किए गए थे। एलिमेंट जो एक ग्रुप में प्रेजेंट है वो उसके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप में उनकी सेम वैलेंसी है। जो शेल्स है, जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो शेल्स का नंबर बढ़ने लगेगा। जो एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप में उनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वो वेरी कर सकती है एक दूसरे से, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो वो चीज़ें वेरी करेंगी। पीरियड की बात करते हैं, पीरियड का क्या रोल रहा, तो एलिमेंट जो पीरियड के थे उनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं थे लेकिन सेम नंबर ऑफ शेल्स थी।
जो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे एक एक यूनिट इंक्रीज़ हो रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, और जैसे ही आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे थे। देयरफॉर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ शेल आर प्लेस इन सेम पीरियड। तो जिनमें अब इनको कैसे एक पीरियड में उन्हीं लोगों को रखा गया जिनमें उनका जो शेल नंबर है वो सेम है, ठीक है। एज द नंबर ऑफ वैलेंस शेल, जैसे ही उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चेंज होते थे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती थी। डिफरेंट पीरियड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, हर पीरियड में डिफरेंट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वाले आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, जिनको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेल्स में जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे उस हिसाब से उनको एक्सप्लेन किया जाता है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल एकोमोडेट कर सकता है, उसके लिए फॉर्मूला था 2n²। इससे पता लगा सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है, ठीक है। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ शेल को। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा है k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, o p q भी होता है। तो k में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रख सकते हैं, तो पहले जो पीरियड वाले लोग हैं उनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और उसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोला गया है। l शेल वाले 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और इसको शॉर्ट पीरियड कहा गया है। m शेल वाले 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और इनको भी शॉर्ट ही पीरियड कहा गया है, ठीक है। ऐसे ही 4th पीरियड वाले 5th पीरियड वाले 18 एलिमेंट्स का रख सकते हैं, इनको लॉन्ग पीरियड कहा गया है। 6th 7th पीरियड वाले 32 एलिमेंट्स रख सकते हैं और इनको भी लॉन्ग पीरियड कहा गया है। अब देखिए, जो एक तो टू डिटरमाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट पीरियड का यूज़ किया गया है। एटॉमिक नंबर को ऐसे डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एक एटम में उसको एटम के न्यूक्लियस में उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो मास नंबर है वो डिफाइन होता है, आप टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को करेंगे तब आपको एटॉमिक मास मिलेगा। एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, नंबर ऑफ जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर निकालना हो तो 10 प्लस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अगर डी ब्लॉक की बात करें तो एटॉमिक नंबर अगर निकालना हो तो NS इलेक्ट्रॉन प्लस में N-1 D इलेक्ट्रॉन्स का रूल वहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये हम आपको जब इसके सेपरेट वीडियोस बनाएंगे तो आपको और एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर किसी का डिटरमाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। जो मास नंबर उसको डिफाइन किया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर मास नंबर निकाला जा सकता है, ठीक है। जो चीज़ें ऊपर लिखी गई थी वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। टाइप ऑफ एलिमेंट, कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अभी जो आपके एस ब्लॉक, पी, टी और एफ ब्लॉक देख रहे हो ये शेल्स हैं, जो कि सब शेल्स हैं जो कि शेल्स में प्रेजेंट होती हैं और उसके हिसाब से एलिमेंट्स को अलग अलग सब शेल्स में बांटा गया है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एटम का वो एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन देता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होती हैं लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बाहरी सेल का होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्बिट है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है ब्लॉक्स में। तो पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक की बात करते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एसी ब्लॉक होता है। तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ए वाले जो पीरियोडिक टेबल के हैं वो इस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल का उसको एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं और ग्रुप सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अब जनरल फार्मूला एस ब्लॉक का NS1 है एल्कलाइन मेटल्स के लिए और NS2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। ये एलिमेंट्स होते कैसे हैं, सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरों को। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पी ऑर्बिटल में। इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP 1 से लेकर 6 तक रहता है। ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट सारे पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। ये ओनली ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड देखने को मिल जाएंगे। जो हैवियर मेंबर्स होते हैं इस ब्लॉक के वो इनर पेयर इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो लोअर वैलेंसी बिकम मोर स्टेबल, जितनी कम वैलेंसी होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे +2 वैलेंसी है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू +4 वाले से,
ठीक है। ऐसे +1 वाली वैलेंसी ज़्यादा स्टेबल होगी +3 वाले वैलेंसी से। तो जो जितना ज़्यादा उसका हैवी एलिमेंट है, जितना ज़्यादा हैवी नंबर है, एटॉमिक नंबर है, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है कि कम वैलेंसी वाला एलिमेंट ज़्यादा वैलेंसी वाले एलिमेंट से स्टेबल होता है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो ये एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और इसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट डी ब्लॉक में आते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। डी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है n-1 डी 1 से लेकर 10 और ns यहाँ पे क्लियर नहीं है, एक सेकेंड, ns 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसमें जो एलिमेंट है वो 3 से लेकर 12 जितने ग्रुप वाले हैं पीरियोडिक टेबल में, वो डी ब्लॉक में आते हैं। जो थ्री सीरीज़ है ट्रांजिशन मेटल्स की, उसको थर्ड सीरीज़ स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और 4D सीरीज़ होती है वाई से लेकर कैडमियम तक, 5D सीरीज़ लैंथेनियम से लेकर मरकरी तक, एक्सक्लूडिंग सेलेनियम से लेकर ल्यूटीनियम LU तक जो है वो 5th सीरीज़ होती है। तो 3 सीरीज़ बनाई जाती हैं डी ब्लॉक में, थर्ड सीरीज़, 4th सीरीज़ और 5th सीरीज़, वो आपको पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलेगी। अब है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इसमें 2 सीरीज़ होती हैं। पहली सीरीज़ को लेंथेनॉइड बोलते हैं, जो कि जिसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरी सीरीज़ को एक्टिनॉइड बोलते हैं, जिसमें भी एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ये आपको दोनों पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंथेनॉइड्स का क्या होता है, 6s2 5D 0 से लेकर 2 4F 1 से लेकर 14। यहाँ पर एलिमेंट एफ ब्लॉक में एंटर कर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्टिनॉइड्स का इरेगुलर होता है, मतलब फिक्स नहीं है। और जो एलिमेंट्स होते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। एलिमेंट जो यूरेनियम से जो बियॉन्ड है उनको मैन मेड एलिमेंट्स कहा गया है, जो कि मैन ने खुद आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए हैं, इसलिए इनको ट्रांस यूरेनिक और सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहा गया है। सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं ब्लॉक एलिमेंट में, जैसे कि नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, मंडेलियम, ये सारे वैसे एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। यानी जब ये डिजनरेट होंगे तो अल्फा बीटा गामा रेस और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, पावर जनरेट करने के लिए थर्मल पावर और न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें जो पहला और दूसरा ग्रुप है ये एस ब्लॉक वाले हैं। 3 से लेकर 12 तक ये सारे डी ब्लॉक वाले हैं। 13 से लेकर 18 तक वाले पी ब्लॉक वाले हैं। और ये जो 18वां ग्रुप है ना, इसको इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस वाला ग्रुप है। ये सारे स्टेबल है, ये किसी के साथ केयर नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स का, ये फिक्स रहते हैं। हीलियम, नियॉन, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक जो ऑक्टेट है वो भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल रहता है, ये किसी के साथ केयरिंग में नहीं उतरते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल्स है, नॉन मेटल्स, और ये जो सीनरी दिखाई दे रही है आपको, ये मेटलॉइड्स की सीनरी है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों जैसे फीचर शो करते हैं। और जो नीचे आप देख रहे हो लेंथेनॉइड्स की है, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और ये नीचे वाले हैं एक्टिनॉइड्स के। और आप जैसे ये 9th क्लास में, तो 10th क्लास में पहले चैप्टर था 5th नंबर से, तो वहाँ पे ये चैप्टर डिलीट हो गया है, मैंने नोटिस किया था बुक्स में, NCERT के बुक्स में। फिर 11th क्लास में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इन इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनको याद करने के लिए फार्मूले बताए जाते हैं, टीचर खुद ही बनाते हैं उन फार्मूलों को। और जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो मैं भी आपको फार्मूले बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जो नंबर आप देख रहे हो ये 18 ग्रुप्स हैं, और इधर से जो आप हॉरिजॉन्टल नंबर देख रहे हो ये पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अब चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसे चलता है। ट्रेंड मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। पहले तो वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसी होती क्या है, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन। मतलब एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो इलेक्ट्रॉन्स की मांग करता है, ये कई बार इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर सके। और ये डिपेंड करता है कि वो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में हैं। फॉर एग्जाम्पल along a पीरियड, जब आप ऐसे जा रहे हो पीरियड में जा रहे हो, ठीक है, इट जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक की वैलेंसी बढ़ती रहती है। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इट फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4, मतलब कितनों की वैलेंसी 1 से 4 तक जाती है, देन डिक्रीज भी हो जाती है 0 तक।
अगर आप ग्रुप में हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कई बार सेम होता है सारे एलिमेंट्स का, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी होती है वो भी सेम होती है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं। तो एटॉमिक साइज़ को कहा जाता है, जो एटम का रेडियस होता है ना, वो एटॉमिक साइज़ को रेफर करता है। ठीक है, तो ये कैसे विजुलाइज होगा कि जो इट इज़ विजुलाइज एज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से सेंटर का जो न्यूक्लियस है वो एटॉमिक साइज़ को बता रहा है। जैसे ही आप अलॉन्ग द पीरियड चल रहे हो लेफ्ट से राइट, एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज़ होने लगता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है, और जितने वो न्यूक्लियस के पास आने लगता है उतना ही एटम का जो साइज़ है वो रिड्यूस होने लगता है। इसकी वजह से जो अल्कलाई मेटल्स हैं वो लार्जेस्ट हैं, और जैसे ही आप हेलोजन की तरफ जाएंगे वो लोग साइज़ में छोटे होते चले जाते हैं। तो जैसे आप अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा, और जैसे आप टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है। क्यों? क्योंकि नई नई शेल्स ऐड होने लगती हैं, तो इस वजह से जो डिस्टेंस होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का वो आपस में बढ़ जाता है और दूर दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से एटम का साइज़ भी बढ़ जाता है। अब मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़, तो टेंडेंसी होती है किसी एलिमेंट की कैटाइन्स फॉर्म करने की। कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके किसी को दे दिया तो वो कैटाइन बना रहा है। ठीक है, और किसी की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो वो एनाइन बनाएगा। अक्रॉस पीरियड, जब आप पीरियड में चल रहे होते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते रहते हैं। जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वो कम होती रहती है इससे, और हैंस मेटलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज़ होता रहता है। फॉर एग्जांपल अल्कलाई मेटल बहुत आराम से लूज़ कर देते हैं, लेकिन बाकी लोगों को लूज़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे आप पीरियड में चलेंगे मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो डिक्रीज़ होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। इससे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो ऑक्साइड्स जो होते हैं मेटल्स के वो बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि नॉन मेटल्स के एसिडिक होते हैं नेचर में। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप पीरियड में जाएंगे वन से मतलब अलॉन्ग द पीरियड आप चल रहे हो तो जो बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड्स का वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, जबकि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। और जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का इंक्रीज़ होता है और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि इसको डिफाइन करते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। एक एटम की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और कैसे करेगा, जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट की है वो इंक्रीज़ होती रहती है लॉन्ग द पीरियड, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएगा ऊपर से नीचे तो वो डिक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल है जो हाईएस्ट और लोएस्ट एलिमेंट के बारे में बता रही है, हाईएस्ट और लोएस्ट क्वालिटी ऑफ सब एलिमेंट्स। तो पहला जो हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, हल्का है। ऑस्मियम हैवीएस्ट एलिमेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछते हैं ये। मरकरी को लिक्विड मेटल के नाम से जाना जाता है। बोरोपिन लिक्विड नॉन मेटल है। सिल्वर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये नॉन मेटल है और सिल्वर मेटल है। सीसियम की बात करें तो सबसे रिएक्टिव मेटल है। फ्लोरीन की बात करें तो सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल है। टंगस्टन ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और यही हमारे घरों में बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 3350 के करीब, मतलब मुझे 3000 तो आगे का नंबर सही है, पीछे के नंबर में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इजीली मेल्ट नहीं होता ये। हीलियम की बात करें तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है और सीसियम की सबसे कम है। सोडियम की बात करें तो जो केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, हवा के कांटेक्ट में आते ही आग लग जाएगी, इसलिए इसको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। कैल्शियम की बात करें तो हमारे बोन्स में प्रेजेंट है, तीत में प्रेजेंट है। प्लूटोनियम की बात करें तो सबसे पॉइजनस मेटल के नाम से प्लूटोनियम को जाना जाता है। एक तरह की समरी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो या वीडियोस में कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सजेशंस को अप्रिशिएट करेंगे। और जो भी बीच में डिस्टर्बेंस हुई मेरी कफिंग की वजह से या मेरी तबीयत की वजह से, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। आपका दिन अच्छा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।